हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। 29 जनवरी के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उन्हें देखते हैं। तो पहला आर्टिकल है त्रिपुरा को लेकर। तो भाषिणी एक ऐप है, मतलब पोर्टल है जिसपे क्या होता है, लैंग्वेज को ट्रांसलेट वगैरह किया जाता है। तो ये भाषिणी ऐप से, मतलब भाषिणी से समझौता करने वाला त्रिपुरा पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया है। तो डिजिटल गवर्नेंस को 22 भाषाओं में बढ़ावा देगा ये, क्योंकि अगर सारी भाषाओं में हर एक डॉक्यूमेंट अवेलेबल होगा तो इससे क्या होगा, गवर्नेंस बढ़ेगी, अच्छा प्रशासन होगा। माइटी जो अपना इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय, उसकी पहले जो एआई आधारित, ये क्या करता है, भाषा को ट्रांसलेट कर सकता है एक भाषा से दूसरे भाषा को। नाम क्या है, भाषिणी। तो नॉर्थ ईस्ट का ये पहला राज्य बन गया है, कौन सा, त्रिपुरा, ऐसा करने वाला। तो याद कैसे रखेंगे इसे, हम ऐसे याद रखेंगे, त्रिपुरा का पहला है और देश का 8वां है। देश का ये 8वां है, तो याद कैसे कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स होती हैं +1, क्योंकि ये पहला है नॉर्थ ईस्ट का, तो 7 + 1, ये क्या हो जाएगा, 8वां राज्य, ऐसे कुछ याद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे कैसे है, जैसे अब यहाँ पे असमिया और कोक बोरोक जो अभी त्रिपुरा की मूल भाषा है, अब इन्हें डिजिटल सेवाओं से जोड़ दिया जाएगा। तो असमिया तो जानते ही, कोक बोरोक अगर पूछ लिया जाए क्या है कोक बोरोक, तो त्रिपुरा की मूल भाषा है, इसे डिजिटलीकरण कर दिया जाएगा। तो अब डॉक्यूमेंट इस भाषा में भी मिल सकते हैं चीजें। असम के त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की जो सीमा है, ज्यादातर सीमा 800 किलोमीटर के आसपास किससे लगती है, ये इतनी सीमा लगी है, पूरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। दो साइड इसकी सीमा लगती है भारत के राज्यों से। कौन कौन से राज्य, एक असम है, क्योंकि असम की सीमा ये है, पूरी असम की सीमा। तो असम है ये वाला। तो इधर तो मेघालय रहेगा, ये बांग्लादेश से सीमा लगाएगा। पर जो त्रिपुरा है वो एक तरफ तो असम से सीमा लगाएगा, दूसरी तरफ जो नीचे वाला एरिया ये है मिजोरम। तो असम और मिजोरम से सीमा लगाता है कौन सा एरिया, त्रिपुरा। यहाँ पे इंपोर्टेंट रहेगा, मेघालय नहीं है और मिजोरम है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है इस एरिया में, उस जनजाति का नाम क्या है, ब्रू जनजाति। अगला आर्टिकल त्रिनाद और टबैगो को लेकर है। तो त्रिनाद और टबैगो की राष्ट्रपति हैं जो, उन्हें प्रवासी भारतीय का जो सम्मान मिला है, उन्हें सम्मानित किया गया। तो 18वां जो प्रवासी भारतीय दिवस था, 8 से 10 जनवरी को भुवनेश्वर उड़ीसा में मनाया गया था। ये हमने पिछली करंट में देखा था। तो प्रवासी भारतीय दिवस जो 9 तारीख को मनाया जाता है, तो 8 से 10 जनवरी के बीच में पूरा प्रोग्राम हुआ था। और ये 18वां था, 18वां सम्मेलन था। तो जो क्रिस्टीन कार्ला कंगालू हैं, कंगालू, तो क्रिस्टीना कार्ला कंगालू, सारे नाम में का कॉमन सा दिख रहा है। तो ये त्रिनाद एवं टबैगो की राष्ट्रपति हैं। इन्हें क्या मिला है, सार्वजनिक सेवा और भारत की वैश्विक छवि को बढ़ाने के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। तो इसे याद कैसे रखेंगे, पीडी, बीपीडी और O2 से याद कर सकते हैं इसे। बीपीडी पीबीडी का मतलब प्रवासी भारतीय दिवस, और ओ का मतलब क्या है, प्रवासी भारतीय दिवस को ऑक्सीजन चाहिए, ऐसे याद कर लो। तो O2 मतलब उड़ीसा 2025, तो ऐसे कुछ याद कर सकते हैं। अब यहाँ त्रिनाद एवं टबैगो इंपोर्टेंट क्यों है, यहाँ 40% लोग भारतीय मूल के ही रहते हैं। जो पहले गिरमिटिया पद्धति चलती थी ना, अंग्रेज ले जाते थे यहाँ से मजदूर बना के गिरमिटिया के तहत, उन्हीं लोगों के यहाँ पे निवासी आज भी जो परिवारजन है वो रह रहे हैं यहाँ पे। लोकेशन इंपोर्टेंट रहेगी। पहले तो एक राजधानी देख लेते, राजधानी इसकी थोड़ी नाम अलग सा है, जैसे पोर्ट ऑफ स्पेन है, स्पेन। यहाँ हालांकि फ्रांस ब्रिटेन का कब्जा रहा था, और कैपिटल का नाम क्या है, पोर्ट ऑफ स्पेन। है कहाँ पे, ये जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला के ठीक उत्तर में है, जो ये कैरेबियन सी है। तो ये है वेनेजुएला, जहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा तेल के भंडार है। तो वेनेजुएला, और वेनेजुएला के ठीक ऊपर ये एक आइलैंड है, वो है त्रिनाद एवं टबैगो। इधर ही बारबाडोस और ऊपर कैरिबियन कंट्री दिख जाती है। तो त्रिनाद एवं टबैगो दिख गया हमें। उसके बाद है असम की दूसरी राजधानी बनी है डिब्रूगढ़। अब असम की दूसरी राजधानी डिब्रूगढ़ कैसे बना दी है, तो यहाँ पे विधानसभा भवन बनेगा। तो विधानसभा भवन मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग केंद्र बनाए जा रहे हैं। जैसे डिब्रूगढ़ में विधानसभा भवन बन के तैयार होगा, तेजपुर में सांस्कृतिक राजधानी तेजपुर को बनाया जाएगा और वहां पर राजभवन का निर्माण किया जाएगा। ऐसे ही सिलचर है। अब सिलचर थोड़ा याद भी रखना है, बराक घाटी है, और सिलचर वाले लोग जो बराक घाटी के असम से अलग होने की भी मांग करते रहते हैं। तो बराक घाटी आ जाइए, बराक नदी बहती है ना, तो सिलचर जो है वहां सचिवालय बनेगा। तो सा से सिलचर, सा से सचिवालय। तो सिलचर में सचिवालय, तेजपुर में राजभवन मिलेगा। राजा कैसा होता है, तेज होता है, तो राजभवन तेजपुर में। और डिब्रूगढ़ में क्या मिलेगा, बनेगा विधानसभा भवन बनना है। डिब्रूगढ़ जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, और सिलचर बराक नदी के किनारे, बराक घाटी है तो बराक नदी के किनारे कौन सा है, सिलचर है। और डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। तो ये हमने देख लिया, तो दूसरी राजधानी बन जाएगी।
अब डिब्रूगढ़, उसके बाद है इसमें कि यहाँ पे जो 3 प्रशासनिक केंद्र बनने हैं उन्हें डीटीएस से याद कर लेना है, डिब्रूगढ़, तेजपुर, सिलचर, डीटीएस। उसके बाद है लापता लेडीज, जो किरण राव की मूवी थी, तो किरण राव की मूवी वो जापान में जो पुरस्कार के लिए नामित हुई है, तो जापान अकादमी पुरस्कार के लिए नामित हुई है ये फिल्म। उसके बाद है द वर्ल्ड रैंकिंग्स 2025 भारतीय संस्थान, तो वो जो यूनिवर्सिटी वगैरह होती है उनकी रैंकिंग है, तो इंडिया का आईआईएससी जो बेंगलुरु है वो कंप्यूटर साइंस में 99वें स्थान पे है, मतलब पहली बार टॉप 10 में भारत का इंस्टीट्यूट पहुंचा ये। तो 99वां रैंक है आईआईएससी बेंगलुरु का। उसके बाद है दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये सारे यहाँ पे केंद्र है। मेन बात है हमें केवल याद क्या रखना है, द वर्ल्ड रैंकिंग आएगी, द वर्ल्ड रैंकिंग में इंडिया का कौन सा इंस्टीट्यूट है, बेंगलुरु, और क्या रैंकिंग है, 99 है। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि आईआईएससी में पढ़ोगे तो 99 रैंक लेके आओगे या 99% सफलता मिल जाएगी, तो 99 याद रख सकते हैं ऐसे। उसके बाद है यूएई, यूएई तो हम जानते ही हैं, जो अरब प्रायद्वीप है उसमें इधर की तरफ यूएई दिखता है। तो यूएई को वर्ड ऑफ कम्युनिटी घोषित किया गया है, यू वर्ष ऑफ कम्युनिटी 2025 को, मतलब यूएई ने 2025 को वर्ष ऑफ कम्युनिटी घोषित किया है। कम्युनिटी क्यों, क्योंकि कोरोना के बाद से सामाजिक सद्भाव को और बढ़ाना है, मिलके काम करना है, तो ये क्या किया गया है, वर्ष ऑफ कम्युनिटी 2025 को किसने घोषित किया, यूएई ने। तो इंपोर्टेंट रहेगा, इनका नारा क्या है, हैंड इन हैंड, तो सबको हैंड हैंड इन हैंड ये याद रखना है, एकता और समावेशिता। उदाहरण के लिए यूएई पहले भी ईयर ऑफ टॉलरेंस, ईयर ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ये श्रृंखलाएं पहले कर चुका है, तो अब की बार क्या है, वर्ष ऑफ कम्युनिटी। अगला है गूगल मैप्स, दो बार हम इस आर्टिकल की चर्चा कर चुके हैं कि गल्फ ऑफ मेक्सिको का जो नाम है वो क्या किया जा रहा है, गल्फ ऑफ अमेरिका। तो आपसे क्या हो जाएगा, अब मेक्सिको का जब मैप गूगल दिखाएगा मेक्सिको में, तो उसका नाम गल्फ ऑफ मेक्सिको ही देखेगा, पर अमेरिका में जब इसका मैप देखेगा तो गूगल दिखाएगा गल्फ ऑफ अमेरिका, तो अमेरिका में गल्फ ऑफ अमेरिका रहेगा, जबकि मेक्सिको में पुराना नाम रहेगा, और दुनिया भर में दिखाया जाएगा तो दोनों नाम कॉमन रहेंगे, तो ये याद रख लेना इसमें से। तो मानचित्र में अब मेक्सिको वाला एरिया कहाँ है, अटलांटिक महासागर में मेक्सिको की खाड़ी है, क्योंकि अमेरिका का ये वाला एरिया है जो अटलांटिक महासागर है, इधर कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप है, और ये बीच में अटलांटिक महासागर है, तो अटलांटिक महासागर प्लस में फ्लोरिडा है, जो ऊपर का तट मिलता है, गल्फ ऑफ मेक्सिको है उसमें, ये वाला एरिया कौन सा, फ्लोरिडा का, तो फ्लोरिडा क्यूबा यहाँ के बीच में स्थित है। अगला यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट, किसानों के लिए मील का पत्थर क्यों हुआ है, यहाँ पे क्या, किसानों को निर्यात को बढ़ावा देना है, तो एक प्रोजेक्ट चलाया गया है यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट के तहत, तो यूपी एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट, तो याद रखना यूपी एग्रीकल्चर ग्रोथ, एग्रीकल्चर की ग्रोथ करनी, उन्हें एंटरप्राइज बनाना है, एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट, तो पूछा जा सकता है इसका नाम। तो यहाँ 28 जिलों में 8 कमिश्नरियों में कृषि निर्यात को बढ़ावा देना, 28 लक्षित जिले होंगे और 8 जो होंगे क्षेत्र कृषि निर्यात को बढ़ावा देंगे, 4000 का यहाँ करोड़ का बजट जो है। तो यूपी एग्री 28 प्लस 8, ये इतना याद रखना है बस, यूपी एग्रीकल्चर वाला है जो 28 जिले 8 कमिश्नरी जो क्षेत्र आएंगे। उसके बाद गणतंत्र दिवस 26 जनवरी जो अभी मना, उसमें यूपी की झांकी को सबसे अच्छी झांकी, टॉप पे झांकी बनाई गई थी। तो यहाँ पे 3 झांकी के अपने जो थीम थी वो 3 थी, एक था समुद्र का मंथन, दूसरा था अमृत कलश और तीसरा था गंगा का स्नान, तो संगम स्नान। तो कुंभ मेला को महत्वपूर्ण अंग माना गया, मतलब दिखाया गया था, तो कुंभ मेला दिखाया जाएगा। उसके बाद है अमृत कलश, तो अमृत कलश भी वही वाली चीज है, मतलब अमृत कलश से ही तो कल बूंद गिरी थी, तब संगम वाला एरिया हुआ था, मतलब पुराणों के अनुसार। उसके बाद है समुद्र मंथन, तो समुद्र मंथन, तो तीनों चीजें एक सी है, तो याद कैसे रखेंगे, कुंभ वाला एरिया है तो क्या है, कुंभ का है, क्योंकि महाकुंभ का प्रतीक है सब में, तो कुंभ अमृत प्लस संगम, तो कुंभ में क्या है, अमृत भी है और संगम भी है, कुंभ में यही तो होता है, कुंभ मेले में संगम भी होता है, अमृत, ऐसे याद हो जाएगा, तीनों थीम थी हमारी झांकी की। अब उसके बाद है जो थीम, मतलब नाम आएगा वो झांकी का क्या था, महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ये यूपी की थीम थी, महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। तकनीक यहाँ पे जो करी गई है आईसीसीसी, आई ट्रिपल सी क्या है, हाईटेक कमांड सेंटर द्वारा क्राउड मैनेजमेंट हो रहा है तकनीक का, जो कुंभ वगैरह में, तो हाईटेक कमांड सेंटर के द्वारा क्राउड मैनेजमेंट है। इसरो का 100वां मिशन गया है, एनबीएस जो है NBS-02, तो NBS-02 है, तो इसरो का मिशन गया है 100वां, तो चूंकि ऐसे अब 97 होता 98 होता तो शायद होता ना, अब 100वीं एक बड़ी उपलब्धि होती है, तो पूछा जा सकता है NBS जो 2 है वो इसरो का कौन सा मिशन था, तो 100वां मिशन था।
गया किससे, जीएसएलवी। अब जीएसएलवी में जियो सिंक्रोनस जो लॉन्च व्हीकल होता है, ये जीएसएलवी एक तरीके से ये व्हीकल है, मतलब जैसे बस होती है ना, बस सवारी को उतारने जाती, वैसे ये व्हीकल होता है जीएसएलवी, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। इस पे लगी होंगी सैटेलाइट जो वहां पे जाके ये छोड़ देगा। तो ये बूस्टर होते हैं जिनमें ईंधन भरा रहता है, यहाँ पे सैटेलाइट होगी ये इसमें बीच में, और सैटेलाइट वहां पे लॉन्च कर दी जाएगी, बाकी ये वहां पे अंतरिक्ष में चला जाता है। तो जीएसएलवी भारत की नेविगेशन सैटेलाइट है, जो NVS-02 है, भारत का नेविगेट सैटेलाइट है जीएसएलवी। और IRNSSS को मजबूत करेगा, मतलब भारत के जीपीएस सिस्टम को ये एनवीएस मजबूत करेगा, जीपीएस सिस्टम जो लोकेशन वगैरह के लिए होते हैं। इसमें एटॉमिक क्लॉक लगी है जो रूबीडियम की बनी होती है। इसमें सटीकता जी मतलब +-2 नैनो सेकंड की होती है, मतलब लगभग लगभग 100% सटीकता होती है। जैसे अपनी घड़ी यहाँ क्यों क्या होती है कि जैसे देखते हैं ना, सर्दियों में सुस्त हो गई, या कभी कभी हाथ वाली घड़ी पहले होती होती थी, वो कभी कभी स्लो हो जाती थी। अब सोचो, सैटेलाइट और मिसाइलों को लॉन्च किया जा रहा है इन्हें, जीएसएलवी को अगर 1 सेकंड भी इधर उधर हुआ तो कहीं पर टकरा सकती है, कोई लॉन्च में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इनमें एटॉमिक क्लॉक लगाई जाती है जिनमें कोई चेंज नहीं आता है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट मापती है। तो इनमें नैनो सेकंड का केवल फर्क हो सकता है, वो भी दो। तो रूबीडियम एटॉमिक क्लॉक लगाई जाती है। तो ये याद रखना है। इसमें महत्वपूर्ण क्या होगा, भारत में स्वदेशी नेविगेशन को मजबूत करेगा, IRN जो हमारी पहले से सैटेलाइट सिस्टम है उसे मजबूत करेगा। 100वां मिशन 100% स्वदेशी तकनीक, ये हमारा याद करने का इसका रहेगा कि 100वां मिशन है तो 100% ये स्वदेशी भी तो है, तो 100वां मिशन 100% स्वदेशी कौन सा, NVS-02। तो ये याद रखना। अब देखना है PSLV और GSLV के बीच थोड़ा अंतर। अब जो PSLV है ये थोड़ा पुराना है, और इसे मतलब मेन जो इसरो जो बना है, इसरो मतलब जो लगातार सैटेलाइट लॉन्च करता है, वो PSLV के जैसे ही है। इसका 95% एक्यूरेसी होती है। तो PSLV जो है वो 1993 से लॉन्च कर रहा है। ये भरोसेमंद टैक्सी के रूप में याद रखना है। PSLV क्या है, भरोसेमंद टैक्सी। पर अगर भारी वाहन ले जाना चाहिए तो हमें ट्रक चाहिए कि नहीं, तो GSLV वो ट्रक का काम करेगा। तो ये अपडेटेड है थोड़ा ट्रक वाला, और ये टैक्सी था 1993 से था, ये 2001 से है। जी सर, भी इतना समझ में आया। अब क्या होता है, इसमें 4 स्टेज का ईंधन होता है, मतलब 4 ये बूस्टर लगे, 1 2 3 और 4। इनमें क्या होता है, 1 स्टेज 2 स्टेज 3, मतलब ऐसे करके होगा। ईंधन में ठोस और तरल ईंधन का प्रयोग किया था। जो बूस्टर में ईंधन भरा रहता है ठोस और तरल का होता है। 750 kg के आसपास उठा सकते हैं ये। तो ये वाला अब जीएसएलवी का देगा। जीएसएलवी में होता है क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक का मतलब होता है -190, ऐसा मतलब माइनस में जो ईंधन को संरक्षित रखा जाता है, और ये ज्यादा अच्छा ईंधन होता है क्रायोजेनिक। तो जब भी कभी क्रायोजेनिक तकनीक आएगी, इसका मतलब होगा -100 150, उससे ऊपर होगा, माइनस में ईंधन उसमें रखा जाएगा। भारी संचार उपग्रहों को भेजे जाते, ट्रक है ना भारी, तो भारी अंतरिक्ष में उपग्रह ले जाए जाएंगे। गगनयान जो अभी अपना लॉन्च होना है, वो गगनयान भी जीएसएलवी के द्वारा ही जाएगा। इसमें 3 स्टेज होती हैं, जैसे इसमें 4 इसमें 3 स्टेजें होती हैं। और यहाँ पे जो ईंधन होता है क्रायोजेनिक तो होता है ये ठोस और तरल, और क्रायोजेनिक तीनों यूज हो सकते हैं इसमें। ये केवल कितना 1700 kg के आसपास, ये 5000 kg ले जा सकता है। अंतर हमें क्या याद रखना, जीएसएलवी अपडेटेड है, और ये क्या है, थोड़ा पुराना है। इसमें 4 स्टेज है, अपडेटेड में कम स्टेज रहेंगी 3। ये टैक्सी की तरह, ये ट्रक की तरह, मतलब इसमें ज्यादा भार के लिए जाएगा। ये स्पेशली बड़े मिशन के लिए होता है जीएसएलवी। उसके बाद है परमाणु घड़ी। घड़ी का भी देखा था हमने, उसमें लॉन्च की गई थी इसमें सैटेलाइट में। अब देखते हैं, परमाणु घड़ियां भारत में 3-4 जगह पे स्थापित करी गई हैं। एक अहमदाबाद, अहमदाबाद का गुजरात वाले एरिया। दूसरा असम का गुवाहाटी, तो असम वाले एरिया। फिर आ जाएंगे भुवनेश्वर उड़ीसा में, और उसके बाद बेंगलुरु में। तो 4 जगह याद रखनी है। तो 4 जगह क्या है, यहाँ से याद कर सकते हैं अहमदाबाद, अहमदाबाद से कहाँ पे सीधे जाएंगे भुवनेश्वर और गुवाहाटी और बेंगलुरु, ऐसे कुछ सीरीज बना सकते हैं। तो इन्हें याद करना। ये क्या है, वही भारत का समय नेटवर्क को स्थापित करने के लिए, और सारी चीजें याद रखनी है। तो इन्हें याद करने के लिए ABBG याद रख सकते हैं ट्रैक। तो ABB ऐसे याद कर लेना, 2 याद हो जाएंगे ना, अहमदाबाद भुवनेश्वर बेंगलुरु, और जी लास्ट में गुवाहाटी। तो ABBG, अहमदाबाद बेंगलुरु भुवनेश्वर और गुवाहाटी। अगला है डीप सीक, जो जैसे चैट जीपीटी हम चलाते हैं ना, चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी की तरह ही एक चाइना ने लॉन्च किया है AI मॉडल, इसका नाम है डीप सीक। तो उसी के बारे में, डीप सीक है, थोड़ा सस्ता है ये, तो इस वजह से ये काफी चर्चा में चल रहा है। तो डीप सीक है। उसके बाद बुमराह को ICC क्रिकेटर लॉन्च किया गया, ICC का क्रिकेटर बनाया गया है, मतलब ये है सर गारफील्ड सोवर्स ट्रॉफी, उन्हें मिली है। पहले भारतीय तेज गेंदबाज है जिन्हें गारफील्ड सोवर्स ट्रॉफी मिली है, और ICC सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर उन्हें घोषित किया गया जसप्रीत बुमराह को। तो ये याद रखना है इसे। मतलब
पहले बैट्समैनों को मिला था, बुमराह को नहीं मिला था, तो ये याद रखना। उसके बाद है तृष्णा गोंगाड़ी। तृष्णा गोंगाड़ी अंडर 19 की महिला की खिलाड़ी थी, इन्होंने पहला शतक जड़ा है, तो तृष्णा याद रखना है, तृष्णा। तो ऐसे याद कर लेना, तृष्णा को 3 ट्री और शतक, तो 3 शतक मारे, ऐसे याद कर लेना, पर मारा एक ही शतक है, पर ऐसे याद रहेगा ना, शतक ऐसे इसमें चलता है क्रिकेट में 3, तो ट्राई शतक, तो तृष्णा याद हो जाएगा। तो ये याद। उसके बाद है, आज जो करंट अफेयर्स थी उनको हम शॉर्ट में अगर देखें तो ये हमने विश्लेषण डाल दिया है, तो इसमें देख सकते हैं जैसे फोकस राज्य कौन कौन से थे आज, त्रिपुरा था, असम था और यूपी था, क्योंकि यूपी में एग्री वाला था, तो इनका मैपिंग थोड़ा देखना है आपको। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय पहलों में हमने कौन सी नाम देखे थे, एक यूएई देखा था, उसके बाद जापान देखा था क्योंकि मूवी लॉन्च हो रही थी, तो त्रिनाद एवं टोबैगो देखा था। उसके बाद उपलब्धियों में हमने एक भाषणी ऐप देखा था, इसरो के बारे में पढ़ा, डीपी से डीप सीक के बारे में पढ़ा जो एआई है, और परमाणु घड़ियों के बारे में पढ़ा। खेल में हमने बुमराह, तृष्णा और मैरी केर के बारे में देखा। उसके बाद है मैप में आज असम का मैप आया था। उसके बाद है गल्फ ऑफ मैक्सिको, परमाणु घड़ी के बारे में देखा है। उसके बाद त्रिपुरा, यूएई और बुमराह, ये सारी चीजें हैं, तो ये आज के इंपोर्टेंट सारे डाटा थे।